Thank you, Sidra. I am one of the few mentors who can actually teach you ऐसे. बहुत modesty से बात कर रहा हूँ. मुझे I don't like hubris और I don't like to be cocky. लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करते हुए, और उस बुनियाद पे मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ. आज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर, अगर वो आज के लेक्चर को समझते हैं और फिर उसके बाद वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, तो आई कैन राइट इट डाउन इन अ पेपर एंड गिव इट टू यू कि आप लोग ऐसे फेल नहीं करेंगे. क्योंकि हमने बात शुरू की ऐसे को पास या फेल करने की, तो आई वुड वांट टू बिगिन by telling you or by debunking the myth that English essay of CSS is not as difficult as it is, yeah, it has been portrayed. या किसी भी आप essay को निकाल लें. Few days back, I went for GRE. It is supposed to be one of the hardest exams of the world. I did not prepare for it. बस यही बच्चों को पढ़ाना and stuff. तो वहाँ पे 280 290 आप ले लें तो इवन हार्वर्ड भी आपको एडमिशन दे देता है. तो लकीली आई गॉट 312 मार्क्स. तो कहीं ना कहीं आप आइल्स का कह लें, आप जीआरई का कह लें या सीएसएस का कह लें, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है ऐसे का. और यहाँ पे गुस्सा मुझे इसलिए आता है व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट शो अप. हम लोग इस चीज़ को, इट्स नॉट इंटायरली मनी. आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जितने हमारे एफर्ट्स हैं उस हिसाब से वी डू नॉट अर्न एनीथिंग. हमारे और देयर आर अदर सोर्सेज फ्रॉम विच वी अर्न. ये कास्ट जो है ये क्रूसेड है, एक शर्मिंदगी है. मुझे पर्सनली थी, मैं कभी भी चीज़ों को पसे पर्दा डाल के बस जो हो गया सो हो गया यार, इट्स ओके, उस पर मैं बिलीव नहीं करता. जो चीज़ गलत है हेड ऑन उसको आप फेस करो और उसको चेंज करो. 1.8% लोग पास होते हैं यार. 99 ऑलमोस्ट 99% लोग पाकिस्तान में सीएसएस फेल करते हैं, और उनमें से 98 में से जो फेलियर होते हैं सबका ऐसे फेल होता है. दिस इज a disgrace, a moment of disgrace. We cannot be enough embarrassed by looking at it. क्या वजूहात हैं इसकी? For the last 1 or 2 years, I'm trying my best to change it. And Alhamdulillah, most of my students, when they call me after their essay paper and they thank me, मुझे उस चीज़ का इंतहाई मुझे खुशी होती है. Right? क्यों फेल करते हैं लोग? Why do people fail CSS? Let me, अच्छा कोई जवाब देना चाहता है तो दे सकता है, अगर नहीं तो मैं फिर लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड और फिर वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लूँ. मुझे समझ नहीं आ रही वाइट बोर्ड कहाँ से ओपन होता है. Could you please help me, Ms. Sidra? How can I open a whiteboard? यस सर, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें आप व्हाइट बोर्ड पे जाएं. रिएक्शन, शेयर, कैप्शंस, व्हाइट बोर्ड. यहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे. Yes, Nimra, partly yes. They do not give proper time to essay. उसके अलावा भी चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अभी सिर्फ प्रॉपर टाइम देने से यू कैन नॉट पास ऐसे. कुछ चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आई कैन नॉट ओपन इट मैम. सर आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ या आईफोन से? जी जी, लैपटॉप से मैंने ज्वाइन किया है. सिक्योरिटी है, पार्टिसिपेंट्स है, चैट है, शेयर स्क्रीन है. शेयर स्क्रीन, आई थिंक इट्स शेयर स्क्रीन. बस ठीक है, मिल गया. थैंक यू. यू आर वेलकम. अच्छा जी, सबसे पहली बात, डोंट माइंड माय राइटिंग, मैं आजकल माउस से लिखना आजकल सीख रहा हूँ. फ्राइट, पहली जो बात है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, दैट इज फ्राइट, खौफ. पहले दिन ही बंदे को लगता है कि मैं ऐसे फेल करूंगा. ठीक. सेकेंडली, हर दूसरा, हर एरा गैरा बंदा ऐसे पढ़ा रहा होता है. शार्लेटन्स.
मैं अक्सर कभी कभार टाइम मेरे पास नहीं होता, जिस दिन मेरे पास टाइम हो मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जाके लड़ रहा होता हूँ इनसे कि यार शर्म करो कुछ। ठीक है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें आउटलाइन बनाना नहीं आता, ऐसे के टाइप्स में डिफरेंस करना नहीं आता, व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम एंड मनी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वक्त आप क्यों जाया करो एस्पायरेंट का किसी को। आप, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंसान किसी को कैसे गलत राह दिखा सकता है। खैर, शार्लेटन्स। तीसरा, इन्हीं शार्लेटन्स की वजह से लैक ऑफ नॉलेज। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कौमी खाना है, कौमी लिबास है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कौमी ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, फिर इशू बेस्ड ऐसे, पता नहीं क्या ऐसे, राइट। अब स्टूडेंट जाके हर चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहा होता है, कॉजेज इफेक्ट्स वे फॉरवर्ड, वो कैसे पास करेगा? उसको नॉलेज ही नहीं है, बड़ा करके उस पर लिखा हुआ होता है, यूज, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन। टाइप्स होती हैं ऐसे इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स होती हैं। ठीक, आखिरी, इवैल्यूएशन। हम जब ऐसे सीखने जाते थे, आई हैव नेवर फेल्ड ऐसे, नेवर एवर आई फेल्ड ऐसे। हम जब इवैल्यूएशन करने जाते थे अपने टीचर्स के पास, 3 हफ्ते हमें वेट करना पड़ता था। एक हफ्ते आप गए, 5 घंटे इंतजार किया, टीचर साहब आए, आई एम क्वाइट टायर्ड टुडे, कुड यू कम नेक्स्ट वीक? श्योर सर। अगले वीक। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी भी प्रैक्टिस करें, जब तक आपको इवैल्यूएट कोई करके ना दे आपकी गलतियां, आप नहीं सीख सकते। कैसे ये चीजें खत्म होंगी? फ्राइड को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? फ्राइड को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात यूं समझ लें, ऐसे के अंदर बहुत कोई आपके पास शेक्सपियर की अंग्रेजी होना लाजमी नहीं है। अमेजिंग इंग्लिश इज नॉट नीडेड। मुझ जैसा बंदा जिसको अंग्रेजी अंग्रेजी से नफरत भी हो, वो भी ऐसे पास कर सकता। कैसे करेगा? ऐसे के स्ट्रक्चर को समझे। ठीक, ऐसे के अंदर कोहेरेंस को समझे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आज दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ही गोज टू, हम यही हमारी इनिशिएशन है ना, हमारे बेसिक्स को अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमने यहीं से अंग्रेजी पढ़ना सीखा है। ही गोज टू स्कूल, ही ईट्स फूड, ही कम्स बैक, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके ऐसे सेंटेंसेस के इस्तेमाल से भी आप ऐसे पास कर सकते हैं। अब इनमें चेंजेस क्या आपको करनी पड़ेंगी? आपको इसमें सिर्फ कोहेरेंस ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ग्रामेटिकल करेक्ट हो, यूज सिंपल सेंटेंसेस। मैं अब तो स्टूडेंट्स को अपने कहता हूँ, यूज सिंपल सेंटेंसेस। आई हैव यूज सिंपल सेंटेंसेस। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, डॉन न्यूज पढ़ के, ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ के उनको लगता है भाई यही अंग्रेजी है। दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज जर्नलिस्टिक राइटिंग, वो जर्नलिस्ट लिखते हैं। आपको वो नहीं करना, सिंपल। हाँ, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मस्ट यूज इट, किसी ने नहीं रोका। कोई मेरी तरह का है, वो कैसे पास कर सकता है अच्छे मार्क्स, 60-65 मार्क्स कैसे ले सकता है? यूज कोहेरेंस। अब कोहेरेंस क्या है? ही गोज टू स्कूल, ही कम्स बैक, ही ईट्स फूड, सेंटेंसेस। कोहेरेंसेस में इनमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एवरी डे he goes to school, and from there he returns home, full stop. Whenever he returns home, he eats food. Khatam. Itni si baat. This is coherence in a nutshell. If you ask me what is coherence, this is coherence. If you want me to tell you what is coherence in even simpler terms, ye zanjeer dekhe. सबने जंजीर देखी होगी, चेन जिसको बोलते हैं, ये है कोहेरेंस। Whatever you write, you will join it as the pieces
इन अ चेन आर जॉइंट, कड़ियां जिस तरह जंजीर में जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह आपने अपने सेंटेंसेस को, अपने वर्ड्स को जोड़ना है, स्टार्ट से लेकर कंक्लूजन के आखिर तक। दूसरी बात, शार्लेटन्स को कैसे पहचाने? शार्लेटन्स को पहचानने की सबसे, आप जाके अभी अभी जाके देखें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, शार्लेटन्स को पहचानने का एक वाहिद जो जरिया वो ये है कि वो हर चीज को डिस्क्रिप्टिव ऐसे डील करते हैं और डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं, और पता नहीं अजीब अजीब नाम उन्होंने दिए हुए होते हैं। आज मैं आपको ऐसे के टाइप्स भी समझाऊंगा ताकि आप जब देखें चीज़ों को तो आपको समझ आए, ताकि आप हमसे ना भी पढ़ें, डजेंट मैटर, कहीं से भी पढ़ें, प्रॉपरली उसको पढ़ें, टीचर वो चीज़ें आपको समझा रहा है तो आप वहां से पढ़ें। अफसोस मुझे होता है, बहुत से, आई गो टू मेनी अकेडमीज टू टीच, स्टूडेंट्स जब मुझे एसेज अपने देते हैं, अभी भी मेरे पास पढ़े हुए हैं, दे आर गोइंग टू फेल, मुझे 100% पता है कि, लेकिन मैं उनके मुंह पे भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये गलत है सर, आप ऐसे आउटलाइन नहीं बना सकते, अभी तक आउटलाइन बनाना हमारे टीचर्स को नहीं आता। इट कैन नॉट गेट मोर स्कैरियर देन दिस, आउटलाइन बनाना नहीं आता। और आउटलाइन जो है सीएसएस ऐसे के अंदर या किसी भी ऐसे के अंदर, आउटलाइन वो एक क्राइटेरिया है जिसपे आपका एग्जामिनर ये प्रेमिसेस बना चुका होता है, ये सोच अपनी बना चुका होता है कि भाई इसका ऐसे मैंने पढ़ना है और ये पास होने वाला बंदा है। इतना इंपॉर्टेंट है, हर चीज डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखी जा सकती। ऐसे के टाइप्स, लैक ऑफ नॉलेज, व्हाट इज लैक ऑफ नॉलेज? लोगों को लगता है ऐसे अच्छी अंग्रेजी हम लिखेंगे, अच्छे हमारे पास पॉइंट्स होंगे, हम पास करेंगे। नहीं सर, ऐसे एक स्ट्रक्चर का नाम है, और आप एक ब्रिक लेन में बैठे हुए हैं, आप एक भट्टे में बैठे हुए हैं जहाँ पे ईंटें बनानी है, और आपके पास ईंटों का एक सांचा है। अब वहां बैठ के आप पिकासो बने या गनी खान बने या आप माइकलैंजेलो बने और वो उस मिट्टी को निकाल के अब मुजस्मा मुजस्मा बनाने लगे, यूल फेल इट। आपने ब्रिक्स बनाने हैं, ब्रिक्स का एक स्ट्रक्चर है, उन्होंने आपको एक सांचा दिया हुआ है, मड उसमें आपने डालना है, मखसूस शेप में उसको बाहर निकालना है, वो ईंट है। आप ये कहें कि नहीं सर, मट्टी यहाँ मौजूद है, बनाना ईंट है, मैं मुजस्मे बनाऊंगा, यू कैन नॉट डू दैट। आखिरी बात, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरी क्लास में कभी भी मैक्सिमम जो होते हैं, जो अभी तक कभी हुए नहीं, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स, उससे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई कोर्स, कोई टॉपिक ना पढ़ाओ, मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ाया आज एक्सपोजिटरी ऐसे के आउटलाइन, जब तक मेरे सारे स्टूडेंट्स कल उसको लिख के ना लाए और मैं बैठ के यहाँ पे ओपन करके सबके सामने उनको वर्ड टू वर्ड चेक ना करूं, तो फिर वो ऐसे कैसे लिखेगा? नहीं लिख सकता, इट्स इम्पॉसिबल, जब तक सारे स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड ना हो। अच्छा, मजे की बात, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो दो दो दफा बोलने पे कैसे लिखते हैं। खैर, ऐसे हो गया। उसके बाद शुड बी थ्रो आवर स्टूडेंट्स टू द वुल्फ्स? नहीं। ऐसे कंप्लीट भी हुआ, हर संडे को इवैल्यूएशन हमारी क्लासेस होती, एक वीक पहले मैं टॉपिक देता हूँ, स्टूडेंट्स मिनी ऐसे उस पर लिखते हैं। हर संडे को सुबह के 11 बजे जूम मीटिंग पे हम स्टार्ट करते हैं, कभी कभी शाम के 4 भी बज जाते हैं। व्हाट वी डू दैट, वी चेक देयर एसेस, और ये मामला शुरू होता है आपके बैच से लेके ऑल द वे टू जनवरी का 20 तारीख। कुछ दिन जब तक रह नहीं जाते एग्जाम होने में, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि आपने जिस दिन प्रैक्टिस को छोड़ा उस दिन यू आर गॉन, उस दिन आप नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोई आपको कहता है नहीं, आप एक दफा ऐसे को मैं खुद आई एम अ टीचर, एक
बैच से लेके दूसरे बैच के बीच में जो गैप आता है, व्हेन आई सिट डाउन एंड व्हेन आई ट्राई टू मेक आउटलाइन, मुझे भी 2-3 घंटे लगते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ 15 मिनट्स में वो ऐसे में आउटलाइन बना के स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। एवरी वन, टीचर, स्टूडेंट, लिंग्विस्ट, इवन शेक्सपियर को आप निकाल के ले आए, वो भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसे नहीं लिख सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। अच्छा, ये तो हो गई। अच्छा, मजे की बात, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 2023 में उन्होंने सीएसएस दिया, पीएमएस दिया, इस दफा पीएमएस उन्होंने दिया, अभी भी वो मुझसे ऐसे चेक करवाते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम टू सिट इन माई क्लास, टेक द क्लास, सेंड इन देयर वर्क, आई डोंट माइंड इट। जब तक वो चेक करवाएंगे, मैं चेक करूँ, आई फील हैप्पी टू बी हेल्पिंग पीपल। और मुझे ये भी पता है मैंने नहीं किया तो वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाएंगे कि जिन लोगों ने उनको बर्बाद करके रख दिया। सबसे पहली चीज जो समझने वाली है किसी भी ऐसे में, ऐसे एक सिस्टमैटिक चीज है। वन बाय वन हम उन चीजों को समझेंगे और समझने के बाद क्लास वर्क्स, कोई चीज, अब कल मैंने अपने प्रीवियस बैच को, जून बैच को कंक्लूजन पढ़ा दिया, मैंने क्लास में उनसे कंक्लूजन लिखवाया, फिर उनको मैंने ऐसे दिया, अभी फिर वो मुझसे वो चेक करवाएंगे। उस वक्त भी मुझे अगर इफ आई एम नॉट श्योर, एक भी बंदा उस बीच में रह जाता है, जिसको आता है उसको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको नहीं आता एक दिन और वो बैठ के उसको लिखेगा। राइट, ऐसे आपका अच्छा एक दफा हो जाए, बाकी सब्जेक्ट्स आप इजीली करते हो। मार्क माय वर्ड्स, ऐसे का पेपर आपका जबरदस्त हो गया, उसके बाद आपके लिए बाकी जो पेपर्स है ना, दे आर हलवा, इतने आसान हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना आसमान को छू रहा होता है। ये मैंने अपने साथ देखा, अपने कुलीग्स के साथ देखा, सारे लोग इसी बात पे दे आर अग्रीइंग ऑन इट। अब सबसे पहले ऐसे में आप क्या चीज समझेंगे, फिर चाहे वो ऐसे सीएसएस का हो, जीआरई का हो, जहां का भी ऐसे हो, एसएटी वगैरह तो बहुत छोटे लेवल के टेस्ट हैं, आइल्स भी इट्स क्वाइट इजियर, जीआरई हो, सीएसएस हो, पीएमएस हो, सबसे पहली चीज जो आप समझेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज आवर फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ लर्निंग essay, that is the difference between essay topic versus essay inquiry. Very unfortunately, लोगों को इस चीज का भी नहीं पता होता, ऐसे टॉपिक और ऐसे ऐसे इंक्वायरी का नहीं पता होता। अच्छा, एक टॉपिक मुझे याद आया 2020 का, जो मैंने किया था। उस वक्त मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, बट थोड़ा बहुत था चीज़ों का आइडिया, मैंने उसको पास कर लिया। प्रमोटिंग, कैन आई टाइप, इज इट पॉसिबल? अच्छा, आई कैन टाइप, यस।
Students, there's a network connectivity issue on Sir Aftab sides. Please wait for a few seconds. वो rejoin कर रहे हैं. I hope I'm audible. Thank you, Nabia and Nimra. Student that has joined us with the aspirant Zoom ID. What's your good name? अच्छा, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, मेरे नेटवर्क में इशू आ गया था. गिव मी अ मिनट. मैं फिर ये चीज़ें व्हाइट बोर्ड वगैरह ओपन करके ना, देन आई विल बिगिन. Sure, sir. अच्छा, सबसे पहली जो बात है जो आपने समझना है, दैट इज द डिफरेंस या the ability to distinguish between topic of your essay and inquiry. हर essay के अंदर there is always a topic and an inquiry. जितने भी complicated आपके टेस्ट्स होंगे, हमेशा टॉपिक और इंक्वायरी होगी. अब ये है क्या? CSS 2020 का एक सवाल आपके सामने में रखता हूँ. Promoting tourism in Pakistan. Opportunities and challenges. अच्छा जी, अब बताएं मुझे आप लोग, आप इस पे किस चीज पे लिखेंगे? ये आपके पास सामने आपके आ गया. प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. किस चीज पे लिखेंगे? सर हम अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पे लिखेंगे. किसकी अपॉर्चुनिटीज और किसके चैलेंजेस? सर टूरिज्म इन पाकिस्तान, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान टॉपिक है और इंक्वायरी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है. एक अपॉर्चुनिटी मुझे बताएं, किस तरह, लाइक गिव मी सर वन जैसे अपॉर्चुनिटी. जब लोग आते हैं बाहर से तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है. और चैलेंजेस में ये है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में मतलब सेक्टेरियन वायलेंस है और इस टाइप की चीजें हैं जिससे इमेज खराब होता है कंट्री का, तो उसको ठीक करना चाहिए. ठीक हो गया. कोई और? मैनेजमेंट. गुड. कोई और मुझे बताएगा कि ये ऐसे आपके सामने अगर आ गया तो आप किस चीज पे लिखेंगे? Sir, if you don't mind, please will you repeat the question? The question is promoting tourism in Pakistan, opportunities and challenges. What is your inquiry in this essay statement? किस चीज पे आप लिखेंगे?
उमैर ने कहा एड्रेसिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एंड हाउ टू टैकल देम इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म। और कोई बताना चाहेगा? Women universities as agent of change. राइट? आप में से जिन जिन ने जवाब दिया है सही जवाब दिया है बिल्कुल। इसके अंदर आपका जो टॉपिक है, देखिए टॉपिक हमेशा एक ब्रॉडर थीम होता है, बिगर थीम। जिसके एम्बिट में रहते हुए, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इंक्वायरी के ऊपर अपना ऐसे लिखते हो। ऐसे हमेशा आपकी इंक्वायरी के ऊपर मबनी होना चाहिए। इंक्वायरी क्या? स्पेसिफिक क्वेश्चन। सर पहले तो हम इसकी टाइप देखें ना, ये किस टाइप का है ऐसे, डजंट मैटर डिस्क्रिप्टिव है या कौन सा? टाइप मैंने अभी नहीं पढ़ा है, अभी मैं आपको टॉपिक एंड इंक्वायरी पढ़ा रहा हूँ। टाइप बाद में पढ़ाऊंगा सर, इसके फौरन बाद। टाइप समझे बगैर भी आप इंक्वायरी जान सकते हैं। आपका टेक बहुत अच्छा है। टाइप्स इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, इसके फौरन बाद। अच्छा, बिगर थीम हर टॉपिक के अंदर ये होता है, सॉरी हर ऐसे टाइप के अंदर टॉपिक और इंक्वायरी होती है। पहली दफा जब भी आप अपने स्टेटमेंट को देखें, लाजिमन देखें कि इसमें टॉपिक क्या है और मेरी इंक्वायरी क्या है। फिर उसके बाद ऐसे टाइप, और उस टाइप के हिसाब से ऐसे को हम टाइप्स में डिवाइड पता है क्यों करते हैं? हम ऐसे को टाइप्स में डिवाइड इसलिए करते हैं कि हर टाइप का एक मुख्तलिफ आउटलाइन बनता है। आउटलाइन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा सर। इंक्वायरी मीन्स टू फाइंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज जो आपसे पूछी गई है, दैट इज योर इंक्वायरी। अब इसमें देखें, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बिगर थीम आपका इसमें क्या है टॉपिक? दैट इज टूरिज्म। किस में टूरिज्म? पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म। इंक्वायरी आपकी क्या है? प्रमोट जब आप करते हो टूरिज्म को तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि क्या आपके पास एवेन्यूज हैं, ठीक है, क्या फायदे आपको हो सकते हैं। और फिर प्रमोट करते वक्त टूरिज्म को क्या चैलेंजेस आपको दरकार हो सकते हैं, यानी कि आप उस वे में जाएं तो हर्डल्स क्या आपके सामने आ सकते हैं। जब आप प्रमोट करने जाएंगे तो हर्डल्स क्या आ सकते हैं। जिस तरह नाबिया ने कहा, अपॉर्चुनिटीज ये है कि इनफॉर्मल एक इकोनॉमी हमारी बनेगी। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगे तो कोई बंदा अपने घर में बैठ के, बेशक उसके पास तालीम ना हो, वो चाय बना के, ठीक है, he can sell it, he can sell fries, he can earn money। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? नॉर्थ को जाते हुए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि लोग डर के नहीं जाते। लैंडस्लाइडिंग हो गई, बीच में बारिशें हो गई, सैलाब आ गए तो लोग फंस जाएंगे वहां पे। चैलेंजेस प्रमोट करें तो आपके पास ये चैलेंजेस है। नॉर्थ के अंदर आप जाएं तो वहां पे एक्सट्रीमिज्म होता है। एक्सट्रीमिज्म मैं नहीं कह सकता, ट्रेडिशनलिज्म होता है। वहां पे अंग्रेज भी आता है तो उसको शलवार कमीज दुपट्टा पहनना पड़ेगा औरत को, और मर्द को शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनना पड़ेगा। ठीक, ये चैलेंजेस। तो आपकी इंक्वायरी क्या है? आप टूरिज्म इन पाकिस्तान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके बारे में नहीं लिखेंगे या कितना टूरिज्म है, नो। आप लिखेंगे कि जब पाकिस्तान अपने टूरिज्म को प्रमोट करेगा तो उसके सामने फवायद क्या है, और जब वो ये फवायद लेने के चक्करों में होगा तो उसके सामने हर्डल्स क्या है। पहली बात। दूसरी बात, विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि ऐसे के टाइप्स वगैरह क्या हैं, कि बिकॉज विदाउट टाइप्स you wouldn't be able to write outline, and without outline you can never be able to pass your essay paper। और मजे की बात मैं आपको बताऊंगा, जब आउटलाइन हम समझेंगे तो
बहुत कम लोग, ये जो सिर्फ 1.9% लोगों को ही आउटलाइन बनाना आता है। सीधे बंदे 1 से लेके 10 तक आउटलाइन बनाते जाते हैं। इस तरह नहीं होता, सब हेडिंग्स होती हैं आउटलाइन की। आप उसमें एनालिसिस लगाते हो, आप उसमें आर पेस्टेट लगाते हो, आपके एविडेंसेस होने चाहिए। और ये चीजें जब नहीं समझ आती तो बाद में जाके आप पैराग्राफ नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ इज सिंपली कनेक्टर, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, एविडेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ऐसे एक बहुत ही आसान चीज है, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली लेके आगे बढ़े 7 दिन में भी आप ऐसे समझ सकते हैं, लिखना भी शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद मसला आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, फिलहाल ये चीज आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल गंदुम हो तो आपने गंदुम पे लिखना है, सवाल चने हो चने पे लिखना है। सवाल अगर सर सैयद के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स पे हो तो आपने उसी पे लिखना है। आपने सर सैयद के एंग्लो ओरिएंटल और उसने कैसे जनाब अंग्रेजों के मुंह पे मेडल मारा, नो, स्पेसिफिक। एक चीज आज याद रखिएगा, सीएसएस और पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में एक वाज़ेह फर्क है। यहाँ पे यू हैव टू बी ससिंक्ट। आपने समंदर को कूजे में उतार के दिखाना है। आपका एक एक लफ्ज एक कहानी बता रहा हूँ ससिंक्टली। जबकि पाकिस्तानी सिस्टम में हमें यह बताया जाता है कि भाई शीटें भरो, शीटें भरो, जितनी शीटें भरोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। और होता भी ऐसे, होता भी ऐसे। यहाँ पे वो नहीं है, बिल्कुल उल्टा निज़ाम है। जितनी आप जामे बात करेंगे, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, पाकिस्तान से अलग जहाँ भी आप जाएं, वहाँ पे जामे बात करने की इज्जत है। और सीएसएस के अंदर पाकिस्तान में वाहिद सीएसएस है जहाँ पे आप जामे बात करेंगे तो आपकी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज आप जहाँ भी जाएं शीटें भरते हैं, छोटी सी बात हो, ठीक है, उसको हम घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के उस पर बात कर रहे होते हैं। विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। अब इसमें मुझे कौन बताएगा इसकी इंक्वायरी और टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट इज इंक्वायरी? Women universities as agent of change. What is as a topic and what is inquiry? Well, don't be scared of being wrong, man. It's all right. गलत सही का सही की तरफ पहली सीढ़ी है। बोल नहीं सकते लिख लें, जिसको पर्दे का मसला है वो लिख लें, जो बोल सकते हो सर बोल। इसमें वुमेन यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने लिखना है ना, कि वो कैसे जो है वो एजेंट ऑफ चेंज का रोल जो है वो करे, मतलब हाउ का हमने इसमें आंसर करना है। मुझे तो यही लग रहा है सर। वेल डन नाबिया, गुड। नाबिया हाफिजा हैं, पर्दा करती हैं, लेकिन ये बोल पड़े यहाँ पे मर्द हजरात है जिन पे पर्दा लाजिम भी नहीं है लेकिन जबान पे पर्दा लगा के बैठे। अजीब बात है सर। कल को फिर जब आप अफसर बनेंगे इंशाल्लाह, एसी बन के जब आप जाएंगे मार्केट में प्राइजेस को चेक करने के लिए, तो आप ब्लाइंड्स लगा के अपनी गाड़ी में बैठेंगे, उतरेंगे तो आपको शर्म आएगी। फिर आप अपने उनको भेज दीजिएगा गार्ड को कि जाएं जरा इससे बात करें, या चिट पे लिख के उनको दे दें, ये बेहतर रहेगा। बोलना सीखें एस्पायरेंट्स, बोलना सीखें। जितना ज्यादा आप बोलेंगे ना उतना बेहतर रहेगा। गलती से ना डरें। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि आप लोगों को उस चीज को चेंज कर सकें, बता सकें। उमर ने कहा मे बी द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन यूनिवर्सिटीज इज टॉपिक while how it can be agent of change is well done. शाबाश उमर। विमेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे टॉपिक है जिसके मद्देनजर, जिसके एम्बिट में रहते हुए हम लोगों ने अपने ऐसे को लिखना है। लेकिन लिखना किस पे है? एजेंट ऑफ चेंज।
कि वो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, रिलीजन में, टेक्नोलॉजी में, डेमोग्राफी में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में क्या चेंज वो लेके आ सकते हैं। और इसी तरह आपने लिखना है। 16 आउटलाइन जो बनाने हैं आपने, उन आउटलाइन को आपने इन सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करना है। एक और देसी मिसाल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। आप पिज्जा खाने जाते हो, वेटर आपके लिए पिज्जा लाता है, बड़ा सा पिज्जा है, लाके टेबल पे वो दे मारता है उसको, ठीक। एक होता है जनाब, आपका जो वेटर है वो पिज्जे को प्रॉपरली काट के, जितने लोग हैं उनके हिसाब से उसको प्रॉपरली, पिज्जा की उसको क्या कहते हैं, पीस को, Sir, slide. Sir, यस, slide. स्लाइस, उसको स्लाइसेस में काट के आपके पास, आपके लिए सॉसेज और आपके लिए केचप के साथ आपके सामने पेश करता है। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल आउटलाइन में, जिसमें आप 16 आउटलाइन एग्जामिनर के मुंह पे मारते हो। एक होता है आप उसको प्रॉपरली काट के, डिवाइड करके कि यार देखो आओ एग्जामिनर, एक्सक्यूज मी, अजान हो लेने दें फिर विल बिगिन। Okay, sir. अच्छा जी, अजान के बीच में मैं ये सोच रहा था कि आप में से किसी ने नमाज पढ़नी है, ठीक है, तो वो जा सकता है। हम ब्रेक ले लेंगे, नहीं तो फिर क्लास के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना लाजिम है। ये महीना मुहर्रम का है कि जिसमें इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया, उस वक्त भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। उन पे तीर बरसाए गए, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। तो ये रसूल का और उनके ख़ानदान को हमें बताया गया एक एक निज़ाम है। नमाज ज़रूर पढ़िएगा और आपके मसले ऐसे सॉल्व हो जाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। खैर, प्रमोटिंग टूरिज्म को तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे खवातीन की यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंस नहीं, जस्ट विमेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे ऐसे लिखना शुरू करते हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज कहाँ पे आई, विमेन यूनिवर्सिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, विमेन यूनिवर्सिटीज का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, विमेन यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है, राइट। कोई मसला नहीं जी उमर, 9:15 रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको सहाबी बुलाने आते थे कि यार रसूलुल्लाह आए नमाज पढ़ाएं। वो चाहते थे कि जितना आप लेट इशा पढ़ोगे ना, उतना उसका सवाब है। अहादीस की किताबों से ये मुझे समझ आई है, जितना आप इशा लेट पढ़ोगे उतना उसका सवाब है। ये सुन्नत नबवी है। अच्छा, यहाँ पे आपने खवातीन की यूनिवर्सिटीज की इंपॉर्टेंस, उसको ना आपने इस्लाम के साथ कनेक्ट करना है, ना पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करना है। टॉपिक में आपका कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आप लिखते हो। आपने किस पे लिखना है,
एजेंट ऑफ चेंज कि ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ क्या चेंज लेके आती हैं। अब मज़े की बात, यहाँ पे ये ना पाकिस्तान स्पेसिफिक है ना ये पॉजिटिव चेंजेस स्पेसिफिक है। It is open, it is your choice. Women universities as agent of change. It's not an age. Women universities या पाकिस्तानी women universities as agent of good change यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. Women universities as agent of change. अब इस चेंज को आप सिर्फ और सिर्फ चेंज पे लिखना है. Importance of women university नहीं. Women university and Islam नहीं. Women universities and Western culture नहीं. सिर्फ और सिर्फ आपने कैसे वो हाउ विमेन यूनिवर्सिटीज आर एजेंट ऑफ चेंज, चेंज उसको दिखाएं पॉलिटिक्स के अंदर, चेंज उसको दिखाएं इकोनॉमी में, चेंज उसको दिखाएं आर पेस्टिट लगा के दिखाएं, या फिर चेंज उसको दिखाएं इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस पे, सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस, ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस. ये चीजें लाजमी है. ब्रेन स्टॉर्म आप जब भी करेंगे उसको आप मुख्तलिफ वेज में स्ट्रक्चर के साथ करेंगे. पिज्जे को कभी भी टेबल पे मारना नहीं है, उस पिज्जे को आपने स्लाइसेस में डिवाइड करके खूबसूरती से उसको पेश करना है. यानी कि एग्जामिनर का हाथ पकड़ के आप कहोगे एग्जामिनर यहाँ पे आए, ये सोसाइटी है, मैं सोसाइटी में आपको दिखाता हूँ, ये मेरा आउटलाइन, ये मेरा एविडेंस. फिर उसके बाद आप उसका हाथ पकड़ के ले जाएंगे. रिलीजन में आए, रिलीजन में ये मेरा आउटलाइन, ये मेरा एविडेंस. कोई भी बात एविडेंस के बगैर आप नहीं करेंगे. यू कैन नेवर say anything in CSS exams without evidence. हमारे यहाँ पे conspiracy theories बहुत होती हैं, ठीक है. हर बंदा पॉलिटिकल एनालिस्ट है. सबसे ज्यादा आप जब हेयर ड्रेसर की एक दुकान में जाते हैं ना, यहाँ पे मुझे नहीं पता, जिस तरह छोटे कस्बे वगैरह होते हैं जहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहां पे तो जनाब बाइडन से लेके मोदी की पॉलिसीज तक डिस्कस हो रही होती, या फिर खवातीन तो नहीं, खैर खवातीन आई डोंट नो किस पे बात करती हैं, हजरात जो होते हैं अंकल्स, ग्रैंडफादर्स, वो भी जब धूप सेक रहे होते हैं वो भी सियासत पे बात करते हैं. आपने उस तरह बात नहीं करनी. कोई भी बात हो उसको बैक करने के लिए आपके पास एविडेंस का होना लाजमी है. ये थी कहानी इंक्वायरी की और ऐसे टॉपिक की. यानी कि इंक्वायरी पे लिखना है आपने, आपका ऐसे इंक्वायरी में पे होना चाहिए. अपनी मर्जी से आप फजूल चीज़ ऐड नहीं कर सकते. स्पेसिफिक चीज़ जो पूछी गई है उस पर आप बात करेंगे. विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, कैसे चेंज है उसको आप बताएंगे. ये नहीं इंपॉर्टेंस क्या है, कब स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान में कितने हैं, दुनिया. नो. प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. आप इंसेप्शन ऑफ टूरिज्म, एवेन्यूज ऑफ टूरिज्म, नहीं लिखेंगे किसी भी चीज पे. कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू नहीं हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. नहीं, सिंपल. क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. बस ये आपकी डिस्क्रिप्टिव ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, हर ऐसे में वे फॉरवर्ड नहीं होता. अच्छा, आप इस चीज को आप कैसे रिटेन करेंगे अपने दिमाग में, हाउ यू विल रिटेन इट. आज आप जब जाएंगे तो पास पेपर्स निकालेंगे, सीएसएस के पास पेपर्स या पीएमएस के पास पेपर्स. वहां से आप 2017 से लेकर 2023 तक ऐसे के पेपर्स निकाल के इंग्लिश ऐसे के पेपर निकाल के कोई से भी 50 अपनी मर्जी के स्टेटमेंट निकाल के उनका आप लिखेंगे इंक्वायरी और टॉपिक, और ये फिर आप मुझे पीडीएफ में भेजेंगे तो मैं चेक करूंगा. अब आते हैं ऐसे टाइप्स की तरफ कि क्या हर ऐसे को एक ही स्टाइल में या एक ही तरीके से क्या हम उसके आउटलाइन बना सकते हैं. बिल्कुल नहीं बना सकते. ऐसे की सीएसएस के अंदर ऐसे की 4 डिविजन्स हैं. देयर आर 4 डिविजन्स ऑफ एसेस. किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, आउटलाइन के बेस पे. आउटलाइन के बेस पे डिवाइड किया गया. बाकी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हुए या कंक्लूजन लिखते हुए या इंट्रोडक्शन लिखते हुए बहुत स्लाइट चेंजेस हैं, कुछ 1-2 अल्फाज के चेंजेस हैं, बाकी चीजें सेम रहती हैं. व्हाट मैटर्स इज योर आउटलाइन. आउटलाइन को बनाते वक्त
आपको बहुत ख्याल रखना है, और आउटलाइन की बुनियाद पे ही ऐसे की 4 टाइप्स हैं सीएसएस के अंदर। ठीक, कौन कौन सी पता है किसी को, कोई बताना चाहेगा? तो भी बंद कर छोड़ो। ऐसे की टाइप्स कौन कौन सी है, कोई बताना चाहे? Argumentative, descriptive, डिस्क्रिप्टिव, गुड, और 2 तो हो गई। narrative, नहीं, और सर एक तो डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव सिर्फ ज्वेल को एक्सपोजिटरी, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ना बोले, डिस्क्रिप्टिव द नेशनल एसे ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा नाम है डिस्क्रिप्टिव का। मेरा Yes, कोई sir. स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव नहीं करेगा, मैंने तो सख्ती से मना किया। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे विल डू एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, पास होने के रेशियोज एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि लोग डर की एब्स्ट्रैक्ट नहीं करते। वंस आई ब्रेक इट डाउन, लकीली मेरे स्टूडेंट्स पसंद भी एब्स्ट्रैक्ट को ही करते हैं। उसके अलावा एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है। मुझे मजा उस वक्त आया जब जब 2023 का पेपर मैंने देखा था, एक भी उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं था। आई थिंक बड़ा मजा आया था, मैंने कहा अब मजा आएगा। अच्छा देखिएगा, ये होमवर्क जरूर करिएगा, ये जब भी ना लिस्टिंग से काम नहीं चलेगा, इसको अमली जामा भी पहनाना पड़ता है। जो आप सुने उसको लिखें, उस पर काम करें। जैसे आप लिखने बैठेंगे ना, ये बात मेरी अभी से याद रखें, आपको समझ ही नहीं आएगा इंक्वायरी क्या है या इसका टॉपिक क्या है। इट्स नॉट दैट इजी। अभी तो आपको चीजें बहुत आसान लग रही है ना, व्हेन यू विल सिट डाउन, व्हेन यू विल टेक अ पेपर एंड व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। लेकिन उस वक्त आपने हार नहीं माननी। एक हफ्ते की बात है, विद इन अ वीक आपको चीजें समझ आ जाएंगी। पहले जबड़ों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, दिमाग में दर्द होता है, हम सबका हुआ है। जो इसमें हार मानता है से कभी लिख नहीं पाता। जो उस हर्डल को तोड़ता है ना, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आता। आई हैव सीन इट, हर बैच में मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा सर, और बाद में मेरे स्टूडेंट्स लफ्जों के साथ खेलना सीखते हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली ऑफ कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा, टाइप्स, डोंट माइंड माय राइटिंग, सीख रहा हूं मैं जूम पे लिखना। ऐसे कि आउटलाइन के बेसिस पे आपने जो समझना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो 4 टाइप्स है। सबसे पहला एक्सपोजिटरी, दूसरा आर्ग्यूमेंटेटिव या जजमेंटल, सेम चीज है। आर्ग्यूमेंटेटिव या जजमेंटल, सुनिएगा, ये लिखने से तो समझ नहीं आएगी किसी को। थर्ड है आपका जनाब एब्स्ट्रैक्ट, जिसको लिटरेरी भी कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट या लिटरेरी ऐसे। और फाइनली डिस्क्रिप्टिविस्तान। डिस्क्रिप्टिव, अब आपके सवालात होंगे नैरेटिव ऐसे क्या है, इशू बेस्ड ऐसे क्या है। देखिए एक्सपोजिटरी ऐसे, एक्सपोजिटरी भी हो सकता है, एट द सेम टाइम इशू बेस्ड भी हो सकता है। आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, इशू बेस्ड भी हो सकता है। वो ऐसे जिसके अंदर किसी भी टाइप में वो आपका स्टेटमेंट हो, उसमें कोई इशू हो, तो उसको इशू बेस्ड ऐसे कहा जाता है, जिसके लिए आप वे फॉरवर्ड देते हो। ये कोई मखसूस ऐसे का की टाइप नहीं है। नैरेटिव या नरेशन क्या है? नरेशन एक लिखने का तरीका है, ऐसे के टाइप्स में उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट? ये 4 ऐसे के टाइप्स आते हैं। इन 4 की आपको समझ आ गई तो आप
65 मार्क्स मेहनत करें तो ले सकते हैं। पर्सनल एनेक्डोट बता रहा हूं आपको, और मेरे जो दोस्त यार या स्टूडेंट्स हैं उनका मैं आपको बता रहा हूं। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या चीज है? सबसे पहले एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट दी गई, आपसे आपकी राय ना पूछी गई हो। मिसाल के तौर पर विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, आपको बता रहा है, कह रहा है आपको कि खवातीन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन, अच्छा इसमें बहुत से स्टूडेंट जब आते हैं मलाला यूसुफजई की या आफिया सिद्दीकी, नहीं क्या आरफा करीम की मिसाल देते हैं, नहीं खवातीन नहीं, खवातीन की यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन। ये याद रखिएगा, इंक्वायरी में इसने कहा हायर एजुकेशन, कॉलेज स्कूल एजुकेशन नहीं। या खवातीन के ऊपर हर्डल्स, आफिया सिद्दीकी हो गई डॉक्टर, या फिर पंजाब की खातून थी जिसकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, वो नहीं। यूनिवर्सिटी, खवातीन की यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो की आप मिसाल दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी। यस, मलाला यूसुफजई की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद की आप मिसाल दे सकते हैं। पाकिस्तान से अब देखें, पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक ना होना तो आपकी मिसालें, आपकी आउटलाइंस पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें, कभी भी ये ना करें। पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक हो तो उसको पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हो या इंडिकेशन पाकिस्तान की तरफ हो, उसमें आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ग्लोबल रखें। विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, ये आपको बता रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, आपसे सवाल नहीं पूछा। या न्यू वॉर फ्रंट्स, न्यू वॉर फ्रंट्स lie in economy, कि नई जो जंगें हैं वो इक्तिसादी बुनियादों पे लड़ी जा रही हैं, पैसे की बुनियाद पे लड़ी जा रही है, इकोनॉमी की बुनियाद पे। आपको बता रहा है, पूछ नहीं रहा आपसे, ठीक। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, राइट। इस तरह के एसेज आपके पास आए तो इनको कहा जाता है एक्सपोजिटरी एसे। अभी दो लास्ट बिल्कुल रीसेंट पेपर जो है, ये समझाने के बाद वो पेपर भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको बेहतर वे में समझ आएगी। एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है कि जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपसे आपकी राय नहीं पूछी गई। क्या ऐसा है? नहीं पूछा गया। बेशुमार ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको बताया गया हो ह्यूमंस इन द वर्ल्ड आर नॉट इक्वल, दुनिया में इंसान एक बराबर नहीं है। एक्सपोजिटरी। अब जनाब, व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे देन? अच्छा, ये प्लस में कर सकता हूँ, गुड। आई एम सॉरी, आई एम न्यू टू जूम। हम पहले गूगल मीट हमने परचेज की थी, वी वर डूइंग थिंग्स ऑन देयर, गूगल क्लासरूम वगैरह। तो अब इसको ना हमने अच्छा, दूसरी टाइप आर्ग्यूमेंटेटिव, सॉरी अबाउट दिस बैड राइटिंग, जजमेंटल। ये क्या, कौन से टाइप्स? इन्हीं को ही ले लेते हैं, ऊपर जो है, विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमी, इन्हीं को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये इस वे में आते हैं, आर विमेन यूनिवर्सिटीज एजेंट ऑफ चेंज, क्या खवातीन की यूनिवर्सिटी एजेंट ऑफ चेंज है? सवालिया निशान।
तब ये आपका बनता आर्ग्यूमेंटेटिव। या फिर विमेन यूनिवर्सिटी कॉलन चेंज और स्टेटस को। एक पुअर सी मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। क्या मकसद इसका? जहां पे सवालिया निशान हो, जहां पे और का एलिमेंट हो, दिस और दैट। कैसे? एक मुझे याद आ गया, IMF बेल आउट्स। IMF बेल आउट्स कॉलन ब्लेसिंग्स और कर्स। दिस और दैट एक स्टांस आप इसमें लेते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। सर्टेन पीपल क्लेम अदरवाइज करते हैं, इस पे वीक से आर्गुमेंट्स देते हैं 3 से 4। हाउएवर देयर क्लेम लैक सब्सटेंशियल एविडेंस। ये आउटलाइन की बात कर रहा हूँ, सब हेडिंग्स आपके, उसमें आप जनाब फिर अपने जो कर्स के फेवर में पॉइंट्स थे उनको 1 बाय 1 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के साथ डिनाई करते हो। ये बाद में सीखेंगे। तो यानी कि सवाल जिसमें हो और जिसमें हो वो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। एक और चीज, ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसके अलावा भी एक यहाँ पे बात है। There is another thing that you need to understand while you're discussing argumentative essay. कभी कभार बज़ाहिर एक्सपोजिटरी लगने वाले एसेज भी आपके आर्गुमेंटेटिव एसेज बन जाते। मिसाल के तौर पर इस्लाम is a religion of violence. इस्लाम एक वायलेंस का रिलीजन है, इस तरह के स्टेटमेंट आपके पास आए तो बजाहिर देखें इस्लाम इज रिलीजन ऑफ वायलेंस, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक्सपोजिटरी होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट। व्हाई? बिकॉज इट्स कंट्रोवर्शियल। इट्स कंट्रोवर्शियल। तो एक्सपोजिटरी एसेज जो कंट्रोवर्शियल नेचर के हों उनको भी आप आर्गुमेंटेटिव एसे में शुमार करते हो। मिसाल के तौर पर चाइना विल लीड द वर्ल्ड। कल ही मैंने अपने स्टूडेंट को ये ऐसे टॉपिक दिया था, परसों। चाइना विल लीड द वर्ल्ड। इट माइट लीड इट द वर्ल्ड, इट माइट नॉट लीड इट। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, या इसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। तो आप इसको आर्गुमेंटेटिव वे में लिखोगे, आप अपना स्टांस लोगे, या कहोगे हाँ या कहोगे नो। ईदर वे यू हैव टू टैकल इट एज आर्गुमेंटेटिव, और आपके आउटलाइन आर्गुमेंटेटिव ऐसे के आउटलाइन होंगे। या फिर कल का मैंने अपने स्टूडेंट को एक ऐसे होमवर्क दिया था, फेमिनिज्म इज एंटी इस्लाम। राइट? फेमिनिज्म इज एंटी इस्लाम। इट कुड बी एंटी इस्लाम, इट कुड नॉट बी। कंट्रोवर्सी आ गई ना। ऐसे टॉपिक्स हों जो बज़ाहिर एक्सपोजिटरी लगे लेकिन जिनमें गुंजाइश ये बनती हो कि आप अग्री डिसएग्री कर सकें, आपको लगता हो कि कोई बंदा इनमें एग्री डिसएग्री कर सकता है, बेशक वो बंदा गलत ही क्यों ना हो, तब भी आप इसको आर्गुमेंटेटिव वे में लेंगे। राइट? ये था आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये जब रेगुलर क्लासेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इनको 1 बाय 1 प्रॉपरली एक एक दिन इन पे लगा के इनको समझेंगे। फिर एक दिन इसके बाद प्रैक्टिस डे रखेंगे। तो इस तरह 6-7 दिनों में इंशाल्लाह ये चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। अभी जस्ट मैं आपको नो हाउ दे रहा हूँ। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, माय फेवरेट ऐसे, द मोस्ट इजी ऐसे। एब्स्ट्रैक्ट
लिटरेरी ऐसे। ये क्या होती है? नंबर 1, इनको समझने का तरीका ये है ना, आप उनको पढ़ते ही लगे कि किताब से निकली हुई बात है। ये कोई प्रोवर्ब हो सकता है, कोई कोटेशन हो सकती है, कोई वर्स हो सकता है, किसी के सोनेट का वर्स हो, किसी होली बुक का वर्स हो, ठीक है। ये किसी की सेइंग हो सकती है। अच्छा, सेइंग से मुझे याद आया, पीएमएस पंजाब के स्टूडेंट्स को जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो एक ऐसे पे मैंने बड़ा जोर दिया। इनफैक्ट जोर क्या दिया, वो ऐसे मैंने दिया था, स्टूडेंट ने 3-4 दिन उस पर लगाए। मैन इज बॉर्न फ्री बट आई सी हिम इन शैकल्स एवरीवेयर, वोल्टेयर की बात, और वही पहली स्टेटमेंट थी। कभी कभार ऐसे भी मजे की चीजें होती हैं। खैर, आज का जो ये ओरिएंटेशन जिसने मिस किया ना, आई स्वेयर ऑन गॉड, उसने बहुत सी चीजों को मिस किया। इसीलिए मैंने ग्रुप के अंदर पहले एक वो दिया था, पोल जनरेट की थी, कि मैं चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, ये आपका पहला दिन है सेशन का? जी अब्दुल साहब, ये पहला दिन भी नहीं है, ये ओरिएंटेशन है। दिस इज ओरिएंटेशन। शुरुआत हम इंशाल्लाह मंडे से प्रॉपर्ली करेंगे। मैं थोड़ा सा नो हाउ दे रहा हूँ। अच्छा, किस तरह सर? एक तो मैंने आपको बता दिया, मैन इज बॉर्न फ्री बट आई सी हिम इन शैकल्स एवरीवेयर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, wins the race. Thou shall not steal. बाइबल की बात। Do not waste water even if you are sitting by a running stream. Prophet peace be upon him, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस। Cleanliness is half faith. Again a hadith. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. In war, whichever side may call itself the victor, there are no winners but all losers. चैम्बरलेन की बात। इनको देखते ही आपको समझ आएगी कि ये एब्स्ट्रैक्ट एसेज हैं। इनको पहले आप मीनिंग इन्फर करते हो, इनकी मीनिंग इन्फर करने के बाद इसका एक तरीका होता है, बड़ा आसान तरीका, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा। लेट्स कीप अ फ्यू थिंग्स सेव्ड इन द आर्सेनल। अच्छा, अब इसके बाद सबका फेवरेट, डिस्क्रिप्टिव। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान and terrorism, three, future of Kashmir cause and Pakistan, promoting tourism opportunities and challenges, ठीक। 4, Islam, inception and practice, यानी कि एंड दिस एंड दैट, या कोई चीज बता के इस्लाम कॉलन के बाद दिस एंड दैट, या
IMF bailouts, colon, this and that, यानी कि कोई भी चीज एंड जिसके बीच में हो, दो चीजें आपसे पूछी गई हो, कॉलन के बाद बेशक एंड हो, पहले आपको आइडिया देने के बाद, या डायरेक्टली एंड का एलिमेंट उसमें आए, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। सबसे मुश्किल इसमें क्या होता है? कोरिलेशन फाइंड करना। यू हैव टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन IR एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान एंड टेररिज्म, तो कोरिलेशन होना चाहिए ना इसमें। पाकिस्तान एंड टेररिज्म किस चीज पे आप लिखेंगे? ठीक है, इंसेप्शन पे लिखेंगे, क्रिएशन पे लिखेंगे, पास्ट पे लिखेंगे, प्रेजेंट पे लिखेंगे, फ्यूचर पे लिखेंगे, राइट? पता होना चाहिए। फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज इन पाकिस्तान तो आसान सा टॉपिक है, ठीक। तो डिस्क्रिप्टिव बजाहिर आसान लगने वाला टॉपिक सबसे मुश्किल होता है। आप गलत इसमें कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। नॉर्मली इसमें कॉजेज, 3 ही सब हेडिंग्स होती हैं, कॉजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, राइट। तो इस चीज से इज्तनाब करेंगे, कोशिश करेंगे कि बाकी इन टाइप्स पे हम लिखें। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आई हैव अ क्लास एट 10:15, तो लेट्स कॉल इट अ डे। आप अपने सवालात पूछिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। चलें, सवाल नहीं है तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा है उसमें। असाइनमेंट आप क्या करेंगे? CSS पास्ट पेपर 2017 से 2023 तक कोई से भी आप 50 ऐसे उसमें से निकालेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स, और उनकी 3 चीज़ें आप लिखेंगे। इंक्वायरी, टॉपिक, टाइप। दिस इज योर होमवर्क। कोई मसला नहीं, क्लियर है तो गुड है। चलें, बाकी चीज़ें बाद में। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस सदरा से कि वो इसकी रिकॉर्डिंग अगर हुई है तो ग्रुप में डाल दें, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हम तो क्या कह सकते हैं। दे लुक एट इट, थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, श्योर सिद्रा, उनको भेज दीजिएगा। इनफैक्ट ना भेजें, बल्कि इसको यूट्यूब पे डाल दें, और भी लोगों को फ़ायदा होगा। फिर यूट्यूब का लिंक देखिए, आसानी से कोई भी चीज़ स्टूडेंट को ना देंगे, आसानी से देंगे तो उनमें फिर एक ख़राब करप्ट ब्यूरोक्रेट बनने की वो एक टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। मेहनत करेंगे तो फिर वो हर चीज़ को प्रॉपर वे में आगे ले जाएंगे। लाइफ इतना आसान नहीं है जितना स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स आसान लेते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे एक दौड़ है जो आखिर तक ख़त्म नहीं होगी। सर, you said length of answer is in parentheses. How many pages are required? मिनिमम जो आप लिख सकते हैं ना, मैंने जो आंसर्स लिखे, और मैंने बहुत से पेपर्स को 65 मार्क्स भी उनमें लिए हैं, 70 भी लिए हैं। 71 इज माय बेस्ट सो फार। कोई भी सवाल होना, इट डजंट मैटर जावेरिया के कितने उनके। सर आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही। आपके नेटवर्क में इशू होगा सर। देखें, आप इसको इस वे में देखें, आंसर की लेंथ के बजाय ना आप इसको इस वे में देखें कि क्या आपने अपनी इंक्वायरी को, क्वेश्चन में भी इंक्वायरी होती है, याद रखिएगा, क्या आपने इंक्वायरी को अपने प्रॉपरली हैंडल किया है? क्या इंक्वायरी के नीचे आपके जितनी, अच्छा 3 इंक्वायरीज भी होती हैं, मार्क माय वर्ड्स, 2 भी होते हैं। लास्ट ईयर तो 3 इंक्वायरीज भी उन्होंने दी थी एक सवाल में। क्या आपने इंक्वायरीज के सब हेडिंग्स लिखी हैं? एक इनफ? आपने अपनी इंक्वायरी को प्रॉपरली हैंडल किया है, आपने सब हेडिंग्स दी हैं, हर इंक्वायरी के नीचे 4 एटलीस्ट सब हेडिंग्स दी हैं, वो भी फ्रेजल फॉर्म में। हेडिंग्स इस तरह नहीं कि एक वन वर्डर हेडिंग नहीं होती, फ्रेजल फॉर्म में सीएसएस में हेडिंग्स होती हैं, याद रखिएगा। ये सब कुछ आपने किया है तो इवन 5 पेजेस आर इनफ।
5 to 6 पेजेस यानी कि 3 वरक जो होते हैं। अगर आपने इंक्वायरी को हैंडल नहीं किया, आप फजूल चीजों पे लिख रहे हो, आप 12 पेजेस भी लिखो, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जामिनर के लिए ईज क्रिएट करो, कम पेजेस के अंदर उसको ये बता दो कि देखो मैं इंक्वायरी समझा हूँ, मार्कर से इंक्वायरी मैंने लिखी है, देखो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन मौजूद है, फिर उसके बाद इंक्वायरी में मौजूद है, इंक्वायरी की सब हेडिंग्स मैंने हर इंक्वायरी के हिसाब से 4 से 5 सब हेडिंग्स बनाए हैं, और जहां जहां सब हेडिंग्स के अंदर भी हेडिंग की जरूरत है मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया है, मैप मैंने देखो बनाया हुआ है, ठीक है। और एंड में मैंने जहां पे क्रिटिकल एनालिसिस देना है मैंने क्रिटिकल एनालिसिस दी है, जहां पे मैंने कंक्लूजन देना है वहां पे मैंने कंक्लूजन दिया है। दैट शुड बी योर क्राइटेरिया। पेजेस फिल करने में जवेरिया ना जाए, ये अप्रोच ही गलत है। कोई आपको कहता है इतने पेजेस, तो बकवास कर रहा है। पेजेस 3 पेजेस भी आपको पास कर सकती हैं, 12 पेजेस भी आपको फेल कर सकती हैं। इंक्वायरी आप समझे, इंक्वायरी के हिसाब से सेफ जो जोन है मेरे हिसाब से 5 पेजेस आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, अगर आप इसने उसको बेहतर वे में आपने लिखा है। इंक्वायरी आपने हैंडल नहीं की, क्वेश्चन के टॉपिक पे आपने बात की, 12 पेजेस भी लिख लें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक हो गया? सर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो रही, नेटवर्क इशू है। मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क का इशू होगा, मेरी आवाज भी आपको नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं वैसे भी एंड करूं। आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है अब्दुल। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। आपके अब्दुल, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है। आपके नेटवर्क का इशू होगा। और वैसे भी क्लास अभी खत्म हो रही है, वी वर डूइंग इट सिंस 8, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो बाकी ये रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन एक आध सैटरडे संडे को भी रखते हैं, फिर उसके बाद ना फॉर्मली हम बिगिन करेंगे। फिर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा उसके साथ एकेडमिक कैलेंडर हम शेयर करेंगे। आफ्ताब साहब मैंने ये ओरिएंटेशन लेट ज्वाइन किया, तो काइंडली ये रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। श्योर, मैं सिद्रा से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको भेज देंगी। Thank you very much, sir, for your और precious time. और मैं आपका पुराना अभी स्टूडेंट हूँ class- सर। आई नो अब्दुल, आई नो यू, यस आई नो यू। अच्छा चलें, लेट्स कॉल इट अ डे। और उसके बाद क्या कहते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। कोई सवालात वगैरह हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या मिस सिद्रा को अपने क्वेश्चंस। हाँ, बहुत से स्टूडेंट का सब्जेक्ट सिलेक्शन में निहायत ही ख़राब उनकी अप्रोच है। कुछ स्टूडेंट्स को आज मैंने मिस सिद्रा ने सवाल भेजे थे, मैंने जवाब उनको सेंड किया, ठीक है। वो पहले आप सही करें, वो बुनियादी चीज़ है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चंस वगैरह हो तो मिस सिद्रा से आप उनके थ्रू मुझे भिजवा सकते हैं या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।